नमस्कार दोस्तों, सोनू जी की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं बीएसटीसी का भूगोल। ठीक है, बीएसटीसी के अंदर पहला टॉपिक है हमारा भूगोल का, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो इसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे। ठीक है, वो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा संपूर्ण है ना ग्लोबीय स्थिति विस्तार का, वो संपूर्ण का संपूर्ण मैं इस क्लास में नहीं पूर्ण होगा तो अगली क्लास में मैं पूर्ण करवा दूंगा। आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, संपूर्ण का संपूर्ण बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं सभी। मुझे उम्मीद है कि सभी ने ये क्लास को शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम ग्लोबीय स्थिति विस्तार पढ़ें या भूगोल से कोई पहला टॉपिक पढ़ें। वो हमारा पहला टॉपिक आपको पता है कि कौन सा होता है, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति में विस्तार होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम भूगोल से संबंधित है तो उससे पहले हमें राजस्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार पढ़ रहे हैं, राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राचीन काल में जो राजस्थान के नाम थे उन राजस्थान के नामों की हमें चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, वैदिक काल में अगर आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है, मैंने अभी क्या थोड़ा वन लाइन क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, दो पेज है ना, वो वन लाइन क्वेश्चन के बनाए, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। कोई मैं ब्रह्मावर्त का क्या समझाऊँ आपको, तो इसमें आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त मिलता है। क्या मिलता है, वैदिक काल में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है। और रामायण में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, मरुकांतार मिलता है। मरुकांतार का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल का जंगल। मरुस्थल का जंगल किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। और किस में कहा जाता है, रामायण में कहा जाता है। और प्राचीन काल में राजस्थान के नाम क्या क्या मिलते हैं, राजस्थान, राजवाड़ा, मरु प्रदेश, मरुवार आदि नामों से राजस्थान को जाना जाता है। और वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थाना द्वितीय मिलता है। ध्यान रखना, राजस्थाना द्वितीय मिलता है किसमें, वसंतगढ़ शिलालेख में। वसंतगढ़ शिलालेख किसके शासनकाल में लिखा, ये आपसे पूछ ले तो 625 ईसा पूर्व में। चावड़ा वंश के कौन थे, वर्मला थे। कौन, वर्मला थे। और ये किसके लिए लिखा गया था, आपको ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, दास प्रथा से संबंधित था। किससे संबंधित था, दास प्रथा से संबंधित था। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए, आप देखो, आपको पहले पूछे कि वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थाना द्वितीय मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, राजस्थाना द्वितीय मिलता है। और अगर आपको ये पूछ ले कि जो आपका वसंतगढ़ शिलालेख किसके शासनकाल में लिखा, तो आपको क्या बताना है, वर्मलात। और जो कहाँ के थे, किस वंश के थे, चावड़ा वंश के संबंधित थे। और आपको ये पूछ लिया जाए कि वसंतगढ़ शिलालेख है वो किस वजह से लिखा गया था, तो उसमें क्या किया गया था, दास प्रथा का उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, दास प्रथा के बारे में लिखा गया था। और उसमें हमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थाना द्वितीय मिलता है। ठीक है, और कब लिखा गया, ये 625 ईसा पूर्व में लिखा गया। अब राजपुताना राजस्थान का सबसे पहले, राजपुताना नाम राजस्थान का सबसे पहले किसने दिया, अगर ये पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने दिया। किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया। और अब आगे का क्वेश्चन है वो है, यानी कि अभी वन लाइनर चल रहा है, इसमें आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने क्या इनको वन लाइनर के अंदर, वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत बना दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या पूछा था पहले कि राजपुताना नाम सबसे पहले किसने दिया, तो सही क्वेश्चन था, जॉर्ज थॉमस ने दिया। अब आपको पूछ ले राजपुताना का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राजपुताना का शाब्दिक अर्थ है आपका राजपूत रियासतों के समूह है। क्या, राजपूत रियासतों के समूह हैं। और जॉर्ज थॉमस
कहाँ के निवासी थे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं पूछता, फिर भी आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। और ये किसके अंग्रेजी कमांडर थे ये पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखना मराठा शासक कौन थे, दौलताराव सिंधिया के ये क्या थे, अंग्रेजी कमांडर थे। उन्होंने क्या किया, वो क्या एक बार दौलताराव सिंधिया ने इनको भेज दिया कि भाई देख कर आओ, किसी गश्त के लिए भेजा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या राजपूतानों का समूह देखा और वहीं उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, राजपूताना दे दिया। राजपूतों का वहाँ पर उन्होंने समूह देखा और उनके मुंह से निकल गया वह क्या, राजपूताना ना, क्या नाम निकल गया उनके लिए, राजपूताना की राजपूतों का समूह है। और तभी से ये नाम क्या कहलाया, राजपूताना कहलाया। ठीक है, अब आपको ये पूछ ले, ये तो नाम संबोधित किया था किसने, जॉर्ज थॉमस ने। अगर आपको ये पूछ ले कि लिखित परिणाम कहाँ मिलता है और कब मिलता है, कब मिलता है और कहाँ मिलता है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है 1805 में। ठीक है, लिख लेना 1805 में लिखित परिणाम मिलता है। और संबोधित, और जो जॉर्ज थॉमस ने संबोधित किया था वो कब किया था, 1800 ईस्वी में संबोधित किया था। कब किया था, कब किया गया था, 1800 ईस्वी में उन्होंने बोलकर कहा था कि राजपूतानों का झुंड देखा, और वो राजपूताना झुंड में उन्होंने क्या नाम दे दिया, राजपूताना, राजपूतों का झुंड देखा और राजपूताना झुंड को देखकर उन्होंने नाम दे दिया उनको क्या, राजपूताना, यानी कि राजपूतों का समूह है, राजपूत रियासतों का समूह है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे कि राजपूताना का लिखित परिणाम कहाँ मिलता है और कब मिलता है, ये क्वेश्चन पूछे। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट दे लो पूरे स्क्रीन का। ठीक है, क्योंकि फिर ऊपर क्या है, पेन चल जाएगा और आपको ध्यान नहीं देगा, फिर आपका मैटर क्लियर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो राजपूताना का लिखित परिणाम कब मिलता है, कहाँ मिलता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो कब मिलता है ये तो आपको ध्यान रखना, कब, 1805 ईस्वी में मिलता है। कब, 1805 ईस्वी में मिलता है। और कहाँ मिलता है, तो वो आपके विलियम फ्रैंकलिन थे। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। थॉमस है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है वो ध्यान रखना क्या है, जॉर्ज थॉमस है, क्या, जॉर्ज थॉमस है। और जॉर्ज थॉमस में 1805 ईस्वी में इसका क्या है, लिखित परिणाम मिलता है कि राजपूताना का नाम राजपूताना है। उस समय तो उनको संबोधित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, अगर आपको ये पूछें कि सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनोत नैणसी ख्यात। और ये मोहनोत नैणसी ख्यात किसने लिखी, आपको सभी को पता है, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही रखा होगा। तो किसने लिखा, मोहनोत नैणसी ने लिखा। और मोहनोत नैणसी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके सारे के सारे क्या, राजस्थान के जितने भी नाम हैं उन नामों की चर्चा यहाँ पर कर दी। आपको कौन सा भी नाम पूछ ले टपक दन ये क्लास देख लेना और उत्तर दे देना। ठीक है, अब आपको पूछे राजपूताना नाम, मैंने पहले कहा था कि राजपूताना नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, लेकिन आपको ये पूछ ले कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया, तो राज रूपक में किया। किस में यार, यहाँ पर आज पूरक लिख दिया है, थोड़ा ध्यान रखना, राज रूपक है। क्या है, राज रूपक का टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या राज रूपक है और राज रूपक है। ठीक है, इस राज रूपक के ग्रंथ की रचयिता कौन है, रचयिता ध्यान रखना कौन है, वीरबान है। कौन है, वीरबान है। थोड़ा लिख लेना, कहीं लिखा भी नहीं जाता, पूरे मैटर लिखना बहुत हार्ड है। ठीक है, और लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, इतना तो आप कुछ दिमाग में भी रखना है कि राजरूपा ग्रंथ किसने लिखा, वीरबान ने लिखा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये प्रयोग किसके लिए नहीं किया गया था, राजस्थान की भूमि के लिए नहीं किया गया था। ध्यान रखना, ये राजरूपक ये राजस्थानियों को संबोधित करने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का राजस्थान, राजवाड़ा, रायथान ये नाम किसने दिए, तो ध्यान रखना राजस्थान, रजवाड़ा, यहाँ पर रायथान लिख लेना, रायथान, रायथान नाम किसने दिया, तो ध्यान रखना किसने,
कर्नल जेम्स टोड। अरे कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजपूत यानी कि राजस्थान के इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है, किनको, कर्नल जेम्स टोड को। उसके बाद में आपको पूछे कि एनालस एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। क्या, कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। और ये पुस्तक लिखी कब थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। मैंने अभी कहा भी पूरा लिखा नहीं जाता, हर एक क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, लेकिन बेसिक से है, स्टार्ट बेसिक से है। पूरा एकदम राजस्थान के जितने भी नाम है मैंने पूरी चर्चा कर दी है, ठीक है। इसका क्या होगा, 1829 ध्यान रखना। क्या, 1829 ध्यान रखना। 1829 में ये पुस्तक लिखी और ये किसको समर्पित की, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। और इसका जो अनुवाद है वो हिंदी में किसने किया, अंग्रेजी में किसने किया, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते रहिए, क्लास के साथ बने रहिए, उसमें आपको संपूर्ण, अभी तो आपका सामान्य परिचय स्टार्ट हुआ है, अभी तो ग्लोबीय स्थिति विस्तार तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो सामान्य परिचय ही चल रहा है, ठीक है। अभी तो बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक चल रहा है। आगे तो अभी तो करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश, देशांतर, उसके बाद में राजस्थान की उनमें क्या स्थिति है, सबकी चर्चा करेंगे। आप मेरी क्लास के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा अगली क्लास भी आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों एक क्लास में ये सारा बताना बहुत है मुश्किल है, और आपको समझना भी बहुत है मुश्किल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको पूछे कि ये पुस्तक कब लिखी गई, 1829 में लिखी गई, किसने लिखी, कर्नल जेम्स टोड ने। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से जाना जाता है, मैंने अभी बताया था, राजस्थान के इतिहास के जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, घोड़े वाले बाबा के नाम से। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है। और आपको ये भी पूछ ले कि सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जिम्मेदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म का विस्तार किसने किया, तो कर्नल जेम्स टोड ने किया, ठीक है। किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया। और कर्नल जेम्स टोड के जो पुस्तक का संपादन, जिसकी बात मैं पहले की थी, किसने किया, अंग्रेजी में किसने किया, हिंदी में किसने किया, तो अंग्रेजी में तो किया विलियम कुरक ने, और हिंदी में किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पक्का बनता है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा पुस्तक यानी कि अपनी पुस्तक किसको भेंट कर दी, बाद में किसको कर दी, तो गुरु जैन यति ज्ञानचंद को कर दी। किसको, गुरु जैन यति ज्ञानचंद को अपनी पुस्तक बाद में क्या कर दी, भेंट कर दी। उसके बाद में हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ग्लोबल स्थिति एवं विस्तार। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सामान्य परिचय पूरा बेसिक से समझा गया होगा। आपको पूछा क्या जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा, या तो आपको राजस्थान का उपनाम पूछेगा कोई भी कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने संबोधित किया, या ये लिखित परिणाम कहाँ मिलता है, या आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तो था आपका सामान्य परिचय राजस्थान से संबंधित, राजस्थान के उपनाम से संबंधित। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की ग्लोबल स्थिति एवं विस्तार। तो ग्लोबल स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करें, और उससे ग्लोबल स्थिति विस्तार में सबसे पहले हमारा क्या आता है, अक्षांश आता है। जी हाँ, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश या रेखाएं क्या होती है, अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब देखो, आपको पता होगा भूमध्य रेखा कौन सी होती है, पृथ्वी पर पड़ी आड़ी रेखा। देखो पृथ्वी पर जो, यानी कि यह हमारा गोलार्ध है, क्या है, पूरा पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। और इसके हम बीच में एक क्या है, काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, ये खींची हुई है ना, काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। तो इस रेखा को मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री, क्या मान लेता हूँ, 0 डिग्री है, क्योंकि इसमें कोई मैंने यानी कि ऊपर नीचे नहीं किया, बिल्कुल सीधी खींची, और यह क्या है आपकी 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री। और इस रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, देखो अर्थ से ही समझ आते हो आप, भू का मतलब भूमि और मध्य का मतलब बीच में, यानी कि भूमि के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर स्थित, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण को, यानी कि ये आपकी भूमध्य रेखा आ गई, उसके ऊपर जितने भी उत्तर में
उत्तर में जितने भी कोण बनेंगे यहाँ से देख लो, यहाँ पर एक कोण बन गया, यहाँ पर 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 कोण बन गया। जितने भी ये कोण बनते हैं, ठीक है, जितने भी ये कोण बनेंगे इन कोणों को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अक्षांश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अक्षांश कहा जाएगा। और जब इन कोणों को मिला देते हैं भूमध्य रेखा से, जब इन कोणों को मिला देते हैं किससे, भूमध्य रेखा से, तो वो क्या कहलाता है, आपकी अक्षांशीय रेखा कहलाती है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अगले पेज पर, बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, अक्षांश या कोणों को मिलाने वाली रेखा, देखो ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया, गोला मान लो, पृथ्वी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अक्षांश या कोण, ये मैंने बना दिया यहाँ पर भूमध्य रेखा। अब मैंने यहाँ पर एक अक्षांश या कोण बना लिया, अभी जितने का बनाया कितने का बना दिया, 45 डिग्री 35 डिग्री जितने का भी बना दिया। अब क्या है, उत्तर से देखो अक्षांश कोणों को मिलाने वाली रेखा, अब इन कोणों को यहाँ से जो मिलाएगी रेखा वो क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये मैंने लिख दिया है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से देखो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल कितने अक्षांश है आपको पूछे तो 180 अक्षांश बनते हैं। कितने बनते हैं, 180, 0 डिग्री, 120, 30, 40, 50, 60, यानी कि कुल कितने अक्षांश हो गए आपके, 180 डिग्री अक्षांश हो गए। और दो अक्षांशों के देखो, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य वृत्त में, 90 डिग्री अक्षांश को देखो, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से स्टार्ट होता है। कौन सा आपका, ये देखो, ये आपका यहाँ से आपका हो गया कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और जब ये अक्षांश यहाँ पर आ जाता है आपका 90 डिग्री पर, कहाँ पर, 90 डिग्री पर आ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और ठीक है, और यही अगर दक्षिण में आ जाए तो इसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। दो अक्षांशों के बीच देखो, दो अक्षांश है, कोई भी दो अक्षांश ले लो, ये दो अक्षांश हो गए, ठीक है, अक्षांश या रेखा मान लो, अक्षांश मान लो, ठीक है, अक्षांश तो के कोण और अक्षांश या रेखा मान लो मैं, ठीक है, ये दो अक्षांश रेखा होगी। अब इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इन दो अक्षांश रेखाओं के, थोड़ा सा मैं एक बार पीछे कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इनको। ये लो, ठीक है। तो अब इन दो अक्षांश देखो, ये भूमध्य रेखा है और ये मैंने दो अक्षांश या रेखा बना दी, ठीक है, साथ में अक्षांश कोण खींचकर, और मैंने दो रेखा बना दी। अब इनके बीच की जो दो दूरी है वो कितनों किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। कितनी, 111 किलोमीटर है। कितनी है, 111 किलोमीटर है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं में लंबाई में क्या होती है, कमी होती है। यानी कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, कोण बनाते हैं। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखाओं में कमी होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखाएं में कमी होने लग जाएगी। इसी कारण हम कहते हैं 23, हमारा राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। तो यहाँ से हमको पता है कि दक्षिण में हम जाएंगे तो राजस्थान के दक्षिण से हम क्या जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं। लेकिन अक्षांश कैसा है, वो हमारा उत्तरी है, क्योंकि हमारा राजस्थान किस में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, जिसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं, या इस क्लास में हो जाए अगली क्लास में हो जाए। ठीक है, पहले तो आपको अक्षांश और अक्षांशीय रेखाएं का पता होना जरूरी है, तभी आप राजस्थान का मैटर समझ पाएंगे, राजस्थान का अक्षांश विस्तार समझ पाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश पहले देखो, भूमध्य रेखा आपको सबको पता लग गया ना। अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा से खींचे गए जितने भी कोण क्या कहलाएंगे, आपके अक्षांश कहलाएंगे। अब इन कोणों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी,
अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। और जब ये 90 डिग्री पर खींचा जाती है कोण, ठीक है, 90 डिग्री पर जब ये कोण खींचा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और जब ये 0 डिग्री पर खींची जाती है, क्या कोण 0 डिग्री पर बनता है तो वो क्या कहलाता है? आपका भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इन कोणों को मिलाने वाली, भूमध्य रेखा तक मिलाने वाली जो रेखा है, इसको ही क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे मैंने बोला, दोबारा देखो, अब मैंने बोला 23 डिग्री, हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट है। तो भूमध्य रेखा में देखो 0 डिग्री फिर 23 डिग्री, यहाँ पर देखो जितना भी आए ऊपर, जितने भी ये हमें यहाँ पर हमारा जो होता है चांद रख कर देख सकते हैं कि 23 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब 23 डिग्री 3 मिनट को देखो, हम मिनट वाला कैसे आएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 23 डिग्री पहले आपको 23 डिग्री देखो यहाँ पर आ गया, फिर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री देखो कहाँ पर आता है? यहाँ पर आएगा, थोड़ा आगे आएगा। तो अब इनको मिलाने वाली जो रेखा वो क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब इनको जो मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। और हमारा जो अक्षांश विस्तार वो कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? उत्तर की चर्चा कर रहे हैं ना, दक्षिण की तो और नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने रेखा खींची, अब उत्तर की ओर खींची है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसी। उसके बाद में आपका देशांतर व देशांतर रेखाएं क्या होती है इसकी चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से देखो, अब ये देखो, पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखा मध्य भाग में खींची जाती है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। थोड़ा सा मैं पीछे बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ, बाकी आपको पता ही होगा इसका कि भाई उत्तर वाला क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है। नीचे वाला क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, इनको दो भागों में काट दिया ना भूमध्य रेखा ने, तो उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण वाला दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात ही आपको पता होगा। उसके बाद में ये देखो, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव? अभी मैंने बताया था उत्तरी ध्रुव कौन सा है? 90 डिग्री वाला। कौन सा? 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव आ गया। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव भी आपका कौन सा आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, जो लंबवत रेखा खींची है, रेखा के मध्य भाग में खींची है, देखो मध्य भाग में खींची है ना, इस गोलार्ध के गोलक के पृथ्वी के मध्य भाग में खींची जाती है, जो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ठीक है, दोबारा देखो, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ नहीं आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, ये सारे मिट के, कोई बात नहीं, हम व्रत और बना लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे आपको समझ आ गया होगा। ये आपका व्रत। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी, काल्पनिक रेखा खींच दी, सीधी काल्पनिक रेखा खींच दी। ठीक है, ऊपर कौन सा आपका? उत्तर है, और नीचे आपका कौन सा है? दक्षिण है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने काल्पनिक रेखा खींची है, कितने डिग्री पर खींची है? 0 डिग्री पर खींची है। किससे खींची है? लंबी खींची है। किधर की ओर खींची है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है। ठीक है, समझा गया? समझा गया जी। अब इस रेखा को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रधान या मध्याह्न रेखा दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले हम कहाँ बना रहे थे? उत्तर की ओर बना रहे थे ना, उत्तर की ओर कोण बना रहे थे। अब हम क्या बनाएंगे? पूरब से पश्चिम की ओर कोण बनाएंगे। ठीक है, इधर पूरब की ओर कोण बनाएंगे और नीचे इधर क्या बनाएंगे? पश्चिम की ओर बनाएंगे। अब इन कोणों को क्या कहा जाएगा? देशांतर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देशांतर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देशांतर कहा जाएगा, या देशांतर रेखा कह दो। ठीक है, आप देशांतर कह दो। अब इन कोणों को मिलाने वाली, इन कोणों को, वो सेम की सेम ही चर्चा, वहां पर हम उत्तर से दक्षिण मिला रहे थे ना, यहाँ पर हमें क्या करना है? भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर जितने हमने कोण बनाए, उन कोणों को भूमध्य रेखा से मिला दो, क्या बन गया? देशांतर रेखा बन गई। इधर पश्चिम से मिला दो, क्या बन गया? देशांतर रेखा बन गई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका? देशांतर और देशांतर रेखा होगी कंप्लीट। समझ आया क्या? दोबारा देखो, एक बार नहीं, बार बार बताऊंगा मैं आपको।
अब देखो, अब हमारे पास वृत्त भी आ गया वापस, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास, मैं एक बार लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे बहुत सरल हो जाए। दोबारा बता देता हूँ, आराम से बता देता हूँ। अब क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, उत्तर की ओर कोण बना रहे थे ना, उत्तर की ओर कोण बना रहे थे, और उन कोणों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कह रहे थे, अक्षांश रेखा कह रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत, अक्षांश और अक्षांश रेखा में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या करना है हमें, पूर्व की ओर कोण बनाने, क्या पूर्व की ओर, और इधर पश्चिम की ओर कोण बनाने, क्या पूर्व की ओर कोण बनाएंगे, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, इधर पश्चिम की ओर ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये क्या हो गए, अब हमने कोण बना दिए, ठीक है। अब इनको हमने क्या मिला दिए, भूमध्य रेखा से मिला दिया, क्या मिला दिया, भूमध्य रेखा से मिला दिया, तो ये क्या कहलाए, आपकी देशांतर कहलाए। तो स्पष्टीकरण के रूप में मैं क्या कह सकता हूँ कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई आड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो पूर्व की ओर कोण बनाए उनको देशांतर कह दिया, पश्चिम की ओर कोण बनाए उनको देशांतर कह दिया, और इनको बनाने वाली रेखा को क्या कह दिया, देशांतर रेखा कह दिया। कोई दिक्कत आई क्या, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और ये वही है, पहले हमने भूमध्य रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर मानी थी, अब हमने क्या मान ली, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर मान ली, और इसी प्रकार हमने पूर्व की ओर कोण खींचे और पश्चिम की ओर कोण खींचे, और इनको मिलाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, देशांतर और देशांतर रेखाएं आ गई। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाई, आपकी देशांतर रेखा, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाई, अक्षांशीय रेखा। अब कोई दिक्कत आई नहीं मुझे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अक्षांश की कुल रेखा कितनी होती है, 180 होती है। और देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है, क्योंकि पृथ्वी चारों ओर घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, चारों ओर घूमती है, और कितने कोण बनाती है, आपके 360 बनाती है। कितने, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो देशांतर भी कितने बनेंगे, 360 ही बनेंगे। कितने, 360 ही बनेंगे। प्रत्येक 1 डिग्री का 1 देशांतर, 2 डिग्री का 2 देशांतर, 3 डिग्री का 3 देशांतर, इस प्रकार कितने, 360 देशांतर। लेकिन उसके अक्षांश में कितने बनेंगे, 180 देशांतर, 180 डिग्री तक बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आया क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, इस 0 डिग्री देशांतर को ही क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 1882 में लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण किया गया, और इसे क्या कहा गया, ग्रीनविच रेखा कहा गया। तो आपको पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये आ जाता है, आज हम इस देशांतर की बात करेंगे इतनी, और कल हम वापस चर्चा करेंगे पूरे आगे के मैटर की, कि क्या कर्क रेखा है, क्या मकर रेखा है, और किस प्रकार सारे की सारी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देशांतर निकालना, ये सबसे मेन बात है, ये सबसे मेन बात है, और यही सबसे कठिन है। बिल्कुल कठिन भी नहीं है, लेकिन बना देते हैं कठिन, बना देते हैं कठिन, ठीक है। तो करते हैं हम चर्चा। तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर के बीच कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, 4 मिनट का अंतर होता है। ये 2 देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी अगर बात करें हैं तो कितना होता है, कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कैसे होता है 4 मिनट का अंतर, ये देखो, कुल घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। और पृथ्वी पूरा चक्कर कितने लगाती है, 360 डिग्री का लगाती है। कितना, 360 डिग्री का लगाती है। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 होती है। कितनी होती है, 60 होती है। तो अब इनको काटा बाटी करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 मिनट आएगा। और ये किसका निकल जाएगा, 1 मिनट का निकल जाएगा, 1 डिग्री का निकल जाएगा। और 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट होते हैं। कितने, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का होता है। अब देखो कोई भी आपको दे दे, इस प्रकार प्रश्न बहुत आते हैं। मैंने एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है, कोशिश करूँगा कि जब मैं प्रश्न बनाऊँगा तब आपको ज़रूर इसका उदाहरण दूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसका सिर्फ सूत्र बताया आपको किस प्रकार निकालना है,
और थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा कि क्या मैटर है और किस प्रकार प्रश्न आते हैं, वैसे ही मुख से ही बता दूंगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो कुल देशांतर का हमें अंतर ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने बोला कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट है। कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट है। ठीक है, तो अब हमें 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट का कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको कैसे करना है इसकी चर्चा मैं बताता हूँ आराम से। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब आपको क्या है, इनके बीच का पहले अंतर निकालो। इनके बीच का अंतर निकाल लिया, ठीक है, उसको फिर क्या कर दो आप, 4 से गुना कर दो। कितना, किससे कर दो, 4 से गुना कर दो। और उसके बाद में आप क्या निकालो, इसके मिनट निकालो। ठीक है, अंतर कर दिया। अंतर करने के बाद आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होती है। और आपका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, जितना आएगा उससे आप क्या कर दो, 4 से गुना कर दो और आपका आंसर आ गया यार। अगर ऐसा आंसर नहीं आता है, यानी कि अगर मैं सेकंडों में आता है कि 200 सेकंड हो गया, इतना मिनट हो गया, ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो भी यानी कि इतने मिनट हो गए, इतनी सेकंड हो गई, सेकंड ज़्यादा बता रहे हैं, 200 सेकंड ज़्यादा बता रहे हैं, 300 सेकंड बता रहे हैं, तो इसमें आप क्या करो, सेकंड को मिनट में बदल दो ना। सेकंड को मिनट में बदल दो, अगर मिनट ज़्यादा बता रहा है उसको घंटे में बदल दो, बस बात खत्म और आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ नॉर्मली बात है, कुल देशांतर का अंतर निकालो। कितना भी आपको देशांतर, अगर कोई पर्सन देगा तो दोनों का देशांतर देगा, ठीक है, और उसका आपको अंतर निकालना, उसको गुणा 4 से करना है। अगर सेकंड ज़्यादा आ रही है तो मिनट को बदल दो, मिनट ज़्यादा आ रही है, अगर आपको मैं बोल दे कि 200 मिनट आए तो 200 मिनट को आप घंटे में बदल दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपका ये, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका समझ आ गया होगा, देशांतर निकालना समझ आ गया होगा। इसका मैं उदाहरण दूंगा तब आपको पूरी तरह से समझ आएगा, वैसा नहीं आएगा। वैसे मैंने आपको बताया भी है, अगर समझ आया होगा तो बहुत अच्छा है। अब देखो नीचे क्या है, यदि समय पूर्व का ज्ञात करना हो, यानी कि पूर्व का ज्ञात करना हो तो समय अंतर में जोड़ देंगे। ठीक है, समय अंतर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि पश्चिम का ज्ञात करना हो तो समय अंतर क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या घटा देंगे, इसके मतलब आप समझे क्या, वहाँ पर आपको एक समय भी देगा। क्या आपको समय भी देगा, 9:30 दे दे, 8:30 दे दे, कितना भी दे दे। ठीक है, तो आपको उसमें से क्या करना है, अगर आपको पूर्व का पूछ रहा है कि पूर्व दशांतर बताओ, तो आपको क्या करना है, उसमें एक यानी कि समय अंतर है हमारा, जितना भी समय अंतर है उसको जोड़ देंगे। और अगर आपको पश्चिम का पूछे तो उसमें हम समय अंतर है घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा समय कितना आया, वो समय हमें मिल गया। ठीक है, अब उसमें से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 9:09:30 आपको दे रखा है। ठीक है, और हमने जो 4 से गुना किया, जितने भी मिनट सेकंड आए, अगर हमें पूर्व का पूछ रहा है तो हम उसमें जोड़ देंगे, अगर पश्चिम का पूछ रहा है तो उसमें घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका समझ आ गया होगा। मैं जब आपको उदाहरण दूंगा तभी आपको पूरा समझ आएगा भाई। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 50% तो इसमें समझ आ गया होगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा और बता देता हूँ, बेसिक से बता देता हूँ ना। मुझे पता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। अब देखो, आपको देखो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। क्या 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, जब 69 डिग्री 30 मिनट में से हम 78 डिग्री 17 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। क्या 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। अब इनको क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौका 28। पहले मैं एक सफ़ेद पेज लेता हूँ। ठीक है, सफ़ेद पेज बिल्कुल, कितना है हमारा, 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, अब हमको इसके क्या करना है, 4 से गुणा करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो हमें इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 4 से गुणा किया तो कितना है, 7 चौका कितने होते हैं, 28, और 28 का 8, हंसला बच्ची कितनी, 2। उसके बाद में 4 चौका 16 और 2 कितने हो गए, 18, हंसला कितनी बच्ची, 1। और उसके बाद में 8 चौका 32 और 1 33, कितनी, 33 डिग्री 33 यानी कि 88 आ रहा है। कितना, 33 88 आ रहा है, यानी कि 33 मिनट 88 सेकंड, बिल्कुल
33 मिनट 88 सेकंड आ रहा है आपका। कितना? 88 सेकंड आ रहा है। अब सेकंड को हम क्या करेंगे, 88 को हम क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे ना। भी 60 सेकंड है, 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है, तो 24 मिनट और उसके बाद में आपका कितना बचा, 28 सेकंड बचा। ठीक है, अब आपको वो क्या देगा, कोई समय देगा। अब आपको वो क्या देगा, कोई समय देगा, उस समय में से आपको घटाना। जैसे 9:30 दे दिए, अब अरे अब क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पर मिनट दे रहा है, यहाँ पर सेकंड दे रहा है, ये क्या हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा ही है। देखो मैथ सही करवा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ भूगोल करा रहा हूँ, कहाँ आपको बीच में मैथ आ गई ना। तो अब आपको वहाँ पर कितना है आपका, 23, 30, 34 और आपका 28 मिनट। ठीक है, 34 मिनट 28 सेकंड आया ना। अब वो आपको कोई भी टाइम दे दे, यानी कि आपको 9:30 दे दिया, आपको क्या करना है, 9:29 और 60 सेकंड इस प्रकार लिख सकती हो ना। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब उसमें से क्या करो, अब आपका 30 मिनट, ठीक है, 30 आपको 60 सेकंड है, उस 60 सेकंड में से अगर आपको पूछे घटाने का तो घटा दो, पूछे जोड़ने का तो जोड़ दो, बस यही है। पूर्व का पूछे या पश्चिम का पूछे, पूर्व का पूछे जोड़ दो और पश्चिम का पूछे आपको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड में से सेकंड घटा दो। ठीक है, उत्तर कितना आया, उत्तर आपका जितना भी आएगा वो देख लेना। ठीक है, अब मैं करवाऊंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे करोगे, सेकंड में से घटा देना और उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा और देशांतरीय रेखाएं निकल जाएगी। अभ्यास करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1-2 बार करोगे, मैं आपको सवाल भी दूंगा उसके, तो आप ऑटोमेटिक उसका आंसर 1 मिनट के अंदर निकाल दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं हम आगे। उसके बाद में हम करक रेखा, स्थानीय मानक, स्थानीय समय, उसके बाद मानक समय, उसके बाद राजस्थान की क्या स्थिति है उसकी सारी चर्चा करेंगे। मैं अभी भी करवा सकता था आपको, अक्षांशीय विस्तार करवा सकता था, राजस्थान का डायरेक्ट बता सकता था, देशांतरीय विस्तार डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में जब पता ही नहीं होगा तो आपको उस अक्षांशीय विस्तार का सीधा ही रटने से क्या फ़ायदा। ठीक है, इसलिए मैंने पूरे बेसिक से आपको बता दिया अक्षांश क्या होता है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनको किस प्रकार मिलाया जाता है, कितने होते हैं, इनमें देशांतर किस प्रकार निकाला जाता है, संपूर्ण चर्चा हमने कर दिया है। तो आज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, रामायण में किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम जाना जाता है। उसके बाद में हमने ये 600 वसंतगढ़ शिलालेख के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने राजस्थान का सबसे पहले नाम किसने दिया, ठीक है, राजपुताना नाम सबसे पहले किसने दिया, इसकी चर्चा की। उसके बाद में हमने ये राजपुताना का शाब्दिक अर्थ बताया मैंने। उसके बाद में जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे इसके बारे में थोड़ी चर्चा बताई। फिर मैंने कमांडर, अंग्रेजी कमांडर किसका था, जॉर्ज थॉमस, ये बताया। फिर आपको राजपुताना का लिखित परिणाम कहाँ मिलता है वो मैंने बताया आपको, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक है मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलती है, जो 1805 में लिखी गई थी, और इसमें लिखित परिणाम मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है और राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको राजरूपक है। उसके बाद में राजस्थान का राजवाड़ा या राजस्थान रजवाड़ा, ठीक है, रायथा नाम कहाँ किसने दिए, तो आपको पता है कर्नल जेम्स टोड ने दिए, ये भी मैंने बताया। फिर एनालिसिस एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी, तो मैंने बताया आपको कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। कब लिखी, 1829 में लिखी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपको सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जिम्मेदारी व्यवस्था का सबसे पहले विस्तार किसने किया, ये बताया। फिर आपको बताया कर्नल जेम्स टोड के पुस्तक का संपादन किसने किया, विलियम क्रुक और गौरीशंकर याचंद ओझा ने किया, ये मैंने संपूर्ण चर्चा बताई। फिर मैंने कर्नल जेम्स टोड द्वारा पुस्तक किसको समर्पित की इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में मैंने ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया कि क्या अक्षांश है, क्या अक्षांशीय रेखाएं हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में देशांतर व देशांतरीय रेखाओं के बारे में चर्चा की कि कितने अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ये मैंने बताया। उसके बाद देशांतर व देशांतरीय रेखाओं की हमने संपूर्ण चर्चा की आज, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव में यानी कि उसे मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है इसके बारे में चर्चा की। देशांतर किसे कहा जाता है, देशांतर रेखा किसे कहा जाता है इसके बारे में चर्चा की। और कुल कितने देशांतर होते हैं इसकी संपूर्ण चर्चा की। और उसके बाद में हमने देशांतर किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में
में बताया 1 डिग्री में 4 मिनट देशांतर क्यों होता है, इसके बारे में मैंने आपको इसके माध्यम से बताया कि 24 घंटे में पूरा दिन कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। पृथ्वी कितने डिग्री का कोण लगा चक्कर लगाते, 360 डिग्री का लगाते हैं, और देशांतर भी कितनी हो गई, 360 हो गई, और गुणा में कितना हो गया 60, यानी कि हमें कितने का निकालना है, 1 डिग्री का निकालना, और 1 डिग्री में 1 घंटे पर निकलेगा, और वो कितना होता है 60 मिनट का। ठीक है, और इस प्रकार हमने क्या निकाला, 4 मिनट का देशांतर निकाला। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी देशांतर दे दे, समय दे दे, तो आपको उसके बीच की दूरी का समय निकालना हो तो किस प्रकार निकाला जाता है, उसका भी मैंने बताया। उसका मैंने खाली पेज के अंदर भी आपको बताया। ठीक है, तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें यार, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ इसके अंदर बताने वाला हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि अगले वीडियो फिर मेरा मिलने वाला नहीं है और क्लास आपकी आधी रह जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जोर से जय भीम बोल दो कमेंट सेक्शन में।